अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ की, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अब हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे, बिल्कुल वही 4 स्टेप्स यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है, ये एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज अगर आप याद करें तो वो सिंपल एक इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ किया हुआ था, लेकिन ये एक शीट ऑफ चार्ज है। फ़र्ज़ करें ये एक पेपर है, पेपर जो है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज को क्या किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, गॉसियन सरफेस कंसीडर करना। तो यहाँ पे मैंने इस शीट में से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की, और वो किस फॉर्म में कंसीडर की, फिर से इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। और ये इस तरह से है कि ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ये इस पेपर के में से पास हो रही है। इसका कुछ हिस्सा लेफ़्ट साइड से नज़र आएगा, कुछ हिस्सा राइट साइड से नज़र आएगा। चूँकि यहाँ पे मैं आपको 3 डायमेंशनल व्यू नहीं दिखा सकती थी, तो जस्ट मैंने आपको ये दिखा दिया कि 1 साइडेड व्यू किस तरह से नज़र आएगा। इसके अपोजिट साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से एक गॉसियन सरफेस है जो इस शीट में से पास हो रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे फिर से हम क्या बताएंगे, ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन मैंने यहाँ रिप्रेजेंट की हुई है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसी शीट ऑफ चार्ज जो है इसको हम टॉप फ्रंट व्यू इसका देखें तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरह सरफेस आपको नज़र आ रही है। बिल्कुल सामने से अगर हम देखें तो ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, और ये आपको गॉसियन सरफेस इसके दोनों तरफ नज़र आ रही है, और इस पेपर में से, इस शीट ऑफ चार्ज में से पास हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप गौर करें तो इस गॉसियन सरफेस के जो 3 सरफेसेस यहाँ पे मैंने लेबल की हुई हैं। फर्स्ट सरफेस S1 है जो कि लेफ़्ट एंड सरफेस है, S2 जो है वो राइट एंड सरफेस है, और जो S3 है ये कर्व्ड सरफेस है। ये गॉसियन सरफेस का वो हिस्सा है जो इस शीट के अंदर से पास हो रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप गौर करें तो ये जो मैंने ब्लू कलर से एरो हेड्स लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ये दरअसल क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, रेडियली आउटवर्ड। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली है। अब सेकंड स्टेप हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हम 3 सरफेसेस यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, S1, S2, S3। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एरिया ऑफ लेफ्ट हैंड क्रॉस सेक्शन S1 है, S2 जो है एरिया ऑफ राइट हैंड क्रॉस सेक्शन है, और S3 क्या है, एरिया ऑफ कर्व पार्ट जो उस शीट में से पास हो रहा है। अब इसकी वजह से हम क्या करेंगे, अलग-अलग इनके एंगल्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि S1 की वजह से जो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड यानी नॉर्मल टू द सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होने की वजह से दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री S1 की वजह से। S2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अब आप कहेंगे सेम डायरेक्शन में कैसे हैं, तो याद रखें स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है रेडियली आउटवर्ड है। दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से फिर से एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। लेकिन S3 का वो हिस्सा जो कि इस शीट में से पास हो रहा है, ये जो है इसमें आप देखें तो जो हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो तो रेडियली आउटवर्ड ही होगी, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन स्टूडेंट्स इस तरह से होगी नॉर्मल टू द सरफेस, और वो आपके पास किस उन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन जाएगा। अगर ये एरिया वेक्टर है और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो अब आपने ये जहन में रखना है कि S1 और S2 की वजह से 0 डिग्री एंगल बन रहा है, और S3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा जो है वो अभी कंटिन्यूड है, हम अभी इसको जारी रख रहे हैं, यानी इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। और फ़ाई1 हमने कैलकुलेट करना है S1 सरफेस की वजह से, वो आपके पास फार्मूला आ जाएगा E.dA के इक्वल। तो यहाँ आप लोगों ने इसको लिख देना है S1 इंटीग्रल की वजह से और E.dA कॉज ऑफ थीटा।
अब मैंने आपको बताया था S1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर जो हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इस वजह से दोनों के दरमियान एंगल स्टूडेंट्स कितना बन रहा है 0 डिग्री। तो यहाँ आपने 0 डिग्री लिख देना है। तो कॉज ऑफ 0 हमेशा 1 होता है, तो आप इस इक्वेशन में कॉज ऑफ 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, कॉज ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सरफेस इंटीग्रल आपने अलहदा कर लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूँकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको बिल्कुल अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ आपके पास जो फार्मूला डिराइव होके आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ड्यू टू सरफेस S1 वो E1 के इक्वल आएगा। इसी तरह से φ2 आपने अब कैलकुलेट कर लेना है स्टूडेंट्स, और वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा। फिर से आपको बताया था S2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर थे वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, थीटा कितना था 0 डिग्री। फिर से आप कॉज ऑफ 0 लिखेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ये सेकंड आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया सरफेस S2 की वजह से। अब आप क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। φ3 आपके पास होगा सरफेस इंटीग्रल E.dA के इक्वल। अब यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों जो हैं स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर आ रहे थे, तो इनके दरमियान एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो फिर अब आपने यहाँ पे कॉज ऑफ 90 पुट करना है, तो ये 0 के इक्वल, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आंसर किसके बराबर आ जाएगा 0 के इक्वल। तो हमने 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हैं वो 3 सरफेसेस की वजह से कैलकुलेट कर लिए। अब आप क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। φE विच इज़ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 विच इज़ इक्वल टू EA प्लस 0। तो आपके पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा वो 2EA के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने थर्ड स्टेप यहाँ पे अप्लाई करना है, और वो क्या है, गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। और गॉसेस लॉ का फार्मूला किसके बराबर होता है, φE इज इक्वल टू Q/ε0। अब यहाँ पे आपके पास Q गिवन नहीं है, अब आप इसको मालूम करेंगे, और यहाँ पे आप एक नई टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो होगी आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आइए देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। जी तो स्टूडेंट्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी दरअसल क्या होती है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। आपको अगर याद हो तो प्रीवियस एप्लीकेशन में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिस्कस कर चुके हुए हैं, उसको लैम्डा से जाहिर किया जाता था। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ था वो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, ये है आपके पास सिग्मा से इसको जाहिर किया जाता है, विच इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से चार्ज आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए के इक्वल। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको आपने अबव इक्वेशन यानी जो अभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ रहे थे, φ इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए, तो इसमें आपने चार्ज की वैल्यू पुट कर देनी है, और चार्ज की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए के बराबर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई, आपने अब इक्वेशन नंबर 1 देखनी है कि वो क्या थी आपके पास। और इक्वेशन नंबर 1 जो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिराइव की हुई थी, अगर आपको याद हो तो φE इज इक्वल टू 2EA के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब आपने दोनों को क्या कर देना है, लास्ट स्टेप दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमने ऐसा ही किया स्टूडेंट्स, ये दोनों को कंपेयर कर लिया। 1 और 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे 2EA विच इज़ इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 जो है वो किसके बराबर है, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपने E कैलकुलेट कर लेना है, तो E आपके पास आ जाएगा सिग्मा ए ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 2A मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हम मेंशन करते हैं। तो ये आपके पास अगर मैग्नीट्यूड है तो आर यूनिट वेक्टर जो है ये किसको जाहिर करता है, डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड मिल के क्या बना देते हैं, वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।